हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम अपने डेली टारगेट की क्लास में आज जो 26 सितंबर की क्लास करेंगे। और जैसा कि आप यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी पता होगी। हम क्या करते हैं, डेली टारगेट जो है डिसाइड करते हैं। टारगेट डिसाइड करने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उनको हल करते हैं। और इसके बाद शाम को 8:30 पर क्या करते हैं, टेस्ट होता है जो कि टेलीग्राम पर क्विज बोर्ड के माध्यम से होता है। तो चलिए, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में चैनल जो है जीएस क्विज चैम्पियन ग्रुप है, आप सर्च करिएगा, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और संडे पर जो है आपका जो प्राइस टेस्ट होता है उसमें भी आप सहभागिता कर सकते हैं। चलिए, हम कर रहे हैं अपनी क्लास की शुरुआत। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, तो सभी एग्ज़ामों के लिए टारगेट करते हुए ये क्लास है, किसी एक एग्ज़ाम विशेष के लिए नहीं है। क्योंकि जीएस सभी में आता है, हम कुछ प्रश्न जो है मैथ रीजनिंग के भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये केवल जो है एमसीक्यू की क्लास होगी, मेंस की क्लास जो है हम अलग से करेंगे दूसरे वीडियो पर, क्योंकि उसमें संगम हो जाता है सब कुछ। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास में। देखिएगा, एक एक चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं और उनको निकालते हैं। आपसे पूछा गया है जो नंबर सीरीज के अंतर्गत जो आज हमने टॉपिक लिया हुआ है, किसका, नंबर सीरीज का टॉपिक है हमारा। ये रीजनिंग के अंतर्गत जो 10 प्रश्न हम मैथ रीजनिंग के सॉल्व करते हैं, टेस्ट में रहते हैं, तो उनको भी साथ में ले लिया है। कुछ लोगों की मांग थी कि उन प्रश्नों को भी साथ में कराया जाए। तो चलिए देखते हैं। आपके पास में पहला प्रश्न है कि 8, 24, 12 और यहाँ पर जो है आपका कौन सा स्थान आएगा। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 8 × 24 हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसके बाद जो आगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आती है तो उसमें क्या आ रहा है, 2 का जो है भाग जा रहा है, तो अगली संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो 24 का आधा कर देंगे, भागे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। 12 में फिर से क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। और 36 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो अगली संख्या 18 हो जाएगी। 18 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर जो सही जवाब आ रहा है वो आ रहा है क्या, 36 जो है आपका सही जवाब निकल करके आ रहा है। 12 का 12, 12 तिया 36 जो है यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। और हमारे पास में जो है अगला प्रश्न है कि आपका जो वही आज जो पूरे के पूरे प्रश्न किसके हैं, नंबर सीरीज के हैं, तो उन्हीं को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम सभी के करेंगे, जीएस के जो भी है आपका, इसमें अभी हम मैथ के कर रहे हैं, रीजनिंग के कर रहे हैं, फिर हम देख के देखेंगे एमपी जीके के प्रश्न देखेंगे, फिर हम हिस्ट्री के देखेंगे, पॉलिटी के देखेंगे। तो लगभग 40-45 प्रश्न होंगे, सभी को हम जो है एक टेस्ट में सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा डेली का टारगेट रहता है। तो चलिए देखते हैं। 28 के बाद जो है अगर यहाँ पर क्या कर दिया, +5 कर दिया तो क्या आ गया, 33 आ गया। और फिर यहाँ पर क्या हो गया, -2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, फिर से +5 हो गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या कर देना चाहिए, 28 में जो है 5 जोड़ा, फिर 2 घटाया गया, तो फिर क्या हो गया आपको 31 प्राप्त हो गया। 31 में 36 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस फिर से कर देंगे। क्या करेंगे, 36 में 2 माइनस फिर से कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर 34 प्राप्त हो जाएगा। और 34 में पुनः 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो आपका यहाँ का क्या हो जाएगा, 34 जो है सही विकल्प सही हो जाएगा। 36 में 2 करा देंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 1, 3, 4, 8 और आपका 15 + 27। तो देखिएगा यहाँ पर जो है हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगला अंक आ जाएगा। ध्यान रखना, पहले 2 अंकों को जोड़ना है, फिर जब आगे नहीं आ रहा तो फिर 3 अंकों को जोड़ना प्रारंभ कर देना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इन 2 अंकों को जोड़ दे रहे हैं। क्या किया, सबसे पहले इन 2 अंकों को जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, तीसरा अंक 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों अंकों को जोड़ देंगे। 4, 3, 7 और 1, 8, ये हमारा अगला अंक आ जाएगा। फिर से हम तीनों अंक को जोड़ेंगे। अब की बार जो 3 अंक होंगे यहाँ से लेंगे, वो पहले वाला अंक छोड़ देंगे, क्योंकि 4 अंक हो जाएंगे।
तो क्या आ जाएगा 8 4 12 3 15 हमारा अगला अंक आ जाएगा। फिर से हम 3 अंक जोड़ेंगे। अब जो 3 अंक लेंगे यहाँ तक के 3 अंक लेंगे, ध्यान रखना, फिर उस साइड के 2 अंक छोड़ देंगे। तो 15 8 क्या हो जाएगा 23, 23 4 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर से हम 3 अंक जोड़ेंगे, अब की बार 3 अंक जो है यहाँ तक के लेंगे। ये क्या निकल करके आ जाएगा हमारा 27 15 आपका हो जाएगा कितना 33 43 से 43 8 है। क्या सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है अभी? यदि 15 8 क्या करेंगे 23 करेंगे और 23 27 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में चौथे नंबर का प्रश्न है। अब देखिए कुछ प्रश्नों में क्या करना पड़ता है हमें सॉल्व करने की बजाय, क्योंकि फटाफट करने होते हैं 30 सेकंड में अगर सॉल्व करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड तो करना ही पड़ेगी। तो कई बार ऑप्शन गैस भी करते हैं। इस यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने क्या दिया हुआ है 2/3 है, फिर 4/7 है, फिर यहाँ पर पता नहीं क्या आएगा वो ऑप्शन में है, फिर 11/21 है, फिर है आपका 31 है। तो आप गौर से देखोगे तो यदि ऊपर वाला भाग क्या होता है अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। हर में देखेंगे कोई भी विषम संख्या नहीं है, और सॉरी सम संख्या नहीं है, सभी की सभी क्या है विषम संख्याएं हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो सम संख्या दी हुई है, यहाँ पर भी सम संख्या दी हुई है, यहाँ पर भी सम संख्या दी हुई है। तो आपको क्या करना है इसी को लगा देना है, कौन सा डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। या फिर यूँ देखिएगा 3 7 जो है 4 का अंतर बढ़ रहा है, 3 + 4 क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है। 3 के बाद 7 आ रहा है तो 4 का अंतर है, फिर से 4 का अंतर करेंगे तो 7 4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसा नहीं बैठ रहा है तो आप क्या करेंगे इसी प्रकार से करेंगे कि नीचे का जो है ऑप्शन के आधार पर गैस करेंगे और सम विषम का आंकड़ा निकालेंगे। अगली बात करते हैं, हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, लेकिन जिसमें फास्ट आंसर आए वही क्या होता है अच्छा होता है। अगली बात करते हैं, आपके सामने दिया हुआ है 4 है और 4 × 4 करेंगे तो क्या निकल करके आएगा 16, यानी कि 4 का वर्ग कर दिया। क्या किया 4 का वर्ग किया तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और फिर इसे आधा किया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा, और 64 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। 64 का आधा क्या होता है 32 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सही जवाब जो हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन ये किसका वर्ग लिखा हुआ है 16 का वर्ग लिखा हुआ है। ये किसका है 16 का वर्ग है। तो 32 का जब हम क्या करेंगे आधा करेंगे तो क्या निकल करके आएगा 16 निकल के आएगा, 16 का वर्ग होगा। लेकिन 16 आपके ऑप्शन है तो यहाँ पर चेक करिएगा एक बार, थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। इसे 16 भी क्या है उसका उत्तर हो सकता है क्या, तो देखिएगा शायद 16 भी होना चाहिए। 4 × 8 16, और यहाँ पर क्या चल रहा है वर्ग चल रहा है। 16 चौको 64 और 64 चौको 60 दूनी 120 तो 56। हाँ भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16 आंसर जो है सही हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर जो है 16 हो जाएगा। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 512 दिया हुआ है, फिर 256 दिया हुआ है, 128 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर। इसमें उल्टी श्रृंखला टाइप की चल रही। तो 8 दूनी देखेंगे क्या हो रहा है 16 हो रहा है, और 16 दूनी देखेंगे तो क्या हो रहा है 32 हो रहा है। तो 32 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। यही आपका सही जवाब होगा। 64 दूना 128, 128 दूना 256। हर बार क्या हो जाता है इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से करेंगे तो 2 का क्या हो रहा है हर संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इधर से करेंगे तो हर संख्या में 2 का भाग किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि 2 है, फिर 2 के बाद 7 है, फिर 17 है। तो पहले अंतर देखेंगे इनके बीच का, तो कितना निकल करके आ रहा है यहाँ पर +5 जो है निकल करके आ रहा है, यहाँ पर जो है क्या है +10 निकल करके आ रहा है, यहाँ पर क्या +15 निकल करके आ रहा है, और इधर देखेंगे तो क्या आ रहा है +20 निकल करके आ रहा है। फिर इधर देखेंगे तो क्या निकल करके आ रहा है +25 निकल करके आ रहा है। तो आगे क्या निकल करके आएगा +30 हो जाएगा। 5 का अंतर चल रहा है तो +30 अगर 70 में जोड़ेंगे, क्या करेंगे 70 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 7 3 10 की 0, इस प्रकार से 107 है ऑप्शन में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में 8 नंबर का। आपके पास में 15 दिया हुआ है,
और +3 किया हुआ है तो क्या हो गया है 18 हो गया है, और +6 किया हुआ है तो क्या हो गया है 24 हो गया है। तो 3 के अंतर से चलेंगे तो यहाँ पर अगर +9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 9 आपको हो जाएगा 33 हो जाएगा। और 33 में क्या करेंगे फिर 3 बढ़ाएंगे तो 9 3 12, 33 12 करेंगे तो क्या है अगला अंक आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा 33 जो है सही हो जाएगा। तो 33 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि 125 +2 आगे बढ़ गया तो क्या हो गया 127, +3 आगे बढ़ गया तो क्या हो गया 130, +5 आगे बढ़ गया तो क्या हो गया 135, फिर क्या हो गया 7 आगे बढ़ गया 142, तो फिर कितना यहाँ पर कितना आगे बढ़ा भाई 8 3, यहाँ पर 11 आगे बढ़ा है, क्या बढ़ा है यहाँ पर जो है 11 आगे बढ़ा है। तो आगे जो है हमें कितना आगे बढ़ना चाहिए 11 के बाद देखिए, अगर एक हिसाब से देखेंगे तो सभी की सभी क्या हैं आपकी अविभाजित संख्याएं हैं, ये क्या हैं सभी की सभी अविभाजित संख्याएं हैं। और अगली अविभाजित संख्या क्या हो रही है, अगली अविभाजित संख्या कौन सी हो रही है, तो आप क्या कहेंगे 13 जो है अगली अविभाजित संख्या हो रही है। तो इसमें 13 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 166 जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारा जो है नंबर सीरीज का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट प्रश्न है कि एक क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 10 दिया हुआ है। अगर देखो क्या करेंगे इसी प्रकार से सॉल्व करना है भाई, ज़्यादा टाइम लोगे तो कोई मतलब नहीं सॉल्व होगा। 3 × 3 करेंगे और फिर क्या कर देंगे +1 कर देंगे तो क्या निकल करके आ रहा है बराबर हमारा 10 निकल करके आ जाता है। यानी कि 3 गुणा कर दें और +1 कर दें तो क्या है हमारा अगला अंक निकल करके आ जाता है। इसी प्रकार से समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो भी कैसे करेंगे 3 का वर्ग +1 आपको करना है तो क्या आ जाएगा आपका 10 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग किया +1 किया तो क्या हो गया 10। इसी प्रकार से 10 का वर्ग करेंगे +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 101 जो है निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार से 101 का वर्ग करेंगे और +1 करेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा आपका 10,202 जो है निकल करके आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा 10,202, 10,202, हाँ 101 202। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ये क्या हो गई आपके जो है मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन रहता है उसके क्या हो गए हमारे 10 प्रश्न हो गए। इसी प्रकार से हम 10 प्रश्न डेली इसके सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं अगले ये प्रश्न किसके हैं। ये प्रश्न जो आ गए तो ये भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी विषय के अंदर आपके क्या है ये प्रश्न है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सभी का पैकेज जो है इसमें आपका शामिल रहता है। इसी का आप यही प्रश्न का रात में टेस्ट दीजिएगा और भी मज़ा आ जाएगा। आपसे पूछता है कि प्रश्न जो है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो शब्दों को पकड़ लीजिएगा, यकीन मानिए मज़ा आएगा बहुत अच्छे से। इसमें जो है प्रश्न मैं फैक्ट बताता रहूँगा बार बार। उद्देशिका बोलें तो उद्देशिका को क्या कह देते हैं, उद्देशिका को ही क्या कहा जाता है प्रस्तावना कहा जाता है। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। उद्देशिका को प्रस्तावना कहा जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रश्नों ये प्रस्तुत किया गया था, तो नेहरू द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे उनके द्वारा क्या किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना को जो क्या कहते हैं इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, इसका परिचय पत्र भी कहा जाता है। खैर प्रश्न बात करते हैं प्रश्न के संदर्भ में कि उद्देशिका जो है यानी कि प्रस्तावना जो है इसका विचार कहाँ से लिया गया। तो प्रस्तावना का अगर आपसे विचार पूछे कहाँ से लिया गया है, या यूँ कहें इसका शब्दावली कहाँ से ली गई है, शब्दावली कौन सी शब्दावली, प्रारंभिक शब्दावली वो ली गई है आपकी USA यानी कि अमेरिका से। आपसे पूछे प्रस्तावना में जो आपका समानता का सिद्धांत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समानता दी हुई है, और जो बंधुत्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बंधुत्व शब्द दिया हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना का आपसे पूछे दर्शन कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का दर्शन ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना का दर्शन जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इतने बात ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक शब्दावली का मतलब है कि जैसे हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र
ये स्वतंत्र, संप्रभुत्व और समान मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य मानते हुए क्या करते हैं, इस देश को ये संविधान समर्पित करते हैं। इसी प्रकार से अमेरिका में लिखा हुआ है, वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब होता है हम अमेरिका के लोग। जिस प्रकार से प्रारंभिक शब्दावली यहाँ पर है, इसी प्रकार से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2 बार जो है प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमेरिका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिया होगा, वो चौथा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो चौथा ऑप्शन देखिएगा, ये दिया हुआ है यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, और दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में ध्यान रखिएगा, एक तो क्या है, लोग यानी कि जनता सर्वोच्च है क्योंकि ये लोकतंत्र है। दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पर संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। प्रस्तावना में खुद लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें जब कहता है ना, प्रस्तावना की शब्दावली अच्छे से गौर से पढ़ोगे समझोगे तो उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य मानते हुए इस देश के लोगों को क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करते हुए आज दिनांक इतने को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर रहे हैं। तो यानी कि भारत के लोग ही क्या कर रहे हैं, संविधान को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम इसे क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। तो सर्वोच्च कौन है, तो भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, और उसकी शक्ति का स्रोत कोई और नहीं है, जनता ने ही क्या है, यानी कि जब संविधान लागू किया गया था तो उस टाइम पर वो शब्दावली बता रही हैं कि जनता ने ही संविधान को शक्ति प्रदान की हुई है, संविधान क्या है, सर्वोच्च है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, आपका दिल्ली में है। संसद जो है किस देश के संविधान से ली गई है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, संसद का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था, और जो ये है सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की बात की जाए अमेरिका से हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण है, न्यायिक पुनरीक्षक यानी कि जुडिशियल रिव्यू, तो ये संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का आप क्या देखेंगे, अनुच्छेद 13 देखेंगे, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है उसी में लिखा हुआ है, जो उसकी उपधाराएं हैं, पहली में देखोगे उपधारा है तो उसमें क्या कहते हैं, संविधान की पूर्व विधियों की समीक्षा कर सकता है न्यायालय जो अगर मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हैं। 2 में लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के बाद की विधियों को मौलिक अधिकारों का हनन होने पर रोका जा सकता है। तो आपसे पूछे कि न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 13 से है, क्योंकि स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है लेकिन उसकी जड़ें वहीं पर हैं। ठीक है, ये संकल्पना कहाँ से ली गई है, ये जो है आपकी अमेरिका से ली गई है। ध्यान रखिएगा, एक है आपका जुडिशियल रिव्यू, एक है आपका रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट यानी कि न्यायिक समीक्षा है, और एक निर्णयों की समीक्षा शब्द है। क्या है, निर्णय की समीक्षा। तो ये दोनों ही क्या है, अलग अलग शब्द हैं। निर्णय की समीक्षा, दोनों का मतलब बता देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि सरकार ने कोई कानून बनाया, क्या बनाया, कोई कानून बनाया, और वो क्या कर रहा है, आपके समानता का अधिकार का हनन कर रहा है। और समानता का अधिकार किस में प्रदान किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक अधिकारों में प्रदान किया गया है। किस में प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकारों में। अमौलिक अधिकार जो है समाप्त नहीं होते, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, संसद द्वारा इस बनाए गए कानून की समीक्षा करेगा। किसके आधार पर, मौलिक अधिकारों के आधार पर। अगर ये कानून मौलिक अधिकारों को हनन करते हैं तो उस कानून को न्यायालय क्या करेगा, समाप्त कर सकता है। इसी को क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं, या न्यायिक समीक्षा कह देते हैं, या न्यायिक पुनरावलोकन कह देते हैं। और निर्णयों की समीक्षा शब्द जो है ये थोड़ा सा अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये कानून क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई लगता है हमने गलत निर्णय दे दिया है, तो अपने निर्णयों में फिर से क्या कर सकता है, मूल्यांकन करके उसमें निर्णय को पलट सकता है। इसे क्या कहते हैं, न्यायिक निर्णयों की समीक्षा कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय, क्या हो गया अभी, ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा प्रश्न कैसे हो सकता है। चलिए,
प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। यानी कि बात की जा रही है संघीय शासन की। किसकी बात की जा रही है? संघीय शासन की। और संघीय शासन क्या होता है कि जिसमें जिस शासन व्यवस्था में क्या होते हैं, केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है। क्या होती है? केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है और दूसरी तरफ क्या होती है, राज्य स्तर पर भी क्या होती है, सरकार होती है। तो ये क्या है? यही है आपका संघीय शासन व्यवस्था। फिर भी देश क्या होता है, एक होता है। दोनों लोग क्या होती हैं, अलग अलग सरकार होती हैं, वहाँ पर मंत्रिमंडल सब कुछ होता है, लेकिन देश क्या होता है, एक होता है। तो इसे क्या कहते हैं, एक साथ शासन करना, यानी संघीय शासन करना। लेकिन भारत में क्या है, ये थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति का शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है कि भारत में देखेंगे तो राज्यों को जो है अलग होने का संघ से कोई अधिकार नहीं है। तो केंद्र भारत में जो है शक्तिशाली है। राज्य जो केंद्र चाहे तो राज्यों को तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, विलय कर सकता है, या दो भागों में बांट सकता है, या उसको नाम ही खत्म कर सकता है। लेकिन राज्यों को अधिकार नहीं है कि वे आज़ाद हो जाएं। तो ये भारत का जो है केंद्र शक्तिशाली जो है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो है राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, केंद्र से अलग हो सकता है। तो भारत के लिए इस संघीय शासन के लिए कौन शब्द प्रयोग किया जाता है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसी संघ के लिए अमेरिका में क्या करते हैं, फेडरेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों का बेशक अंतर है कि यहाँ पर जो अमेरिका का संघ है, फेडरेशन वाला संघ हो क्या होता है, समझौते का परिणाम है। यूनियन किसी समझौते का परिणाम नहीं है, स्पष्ट रूप से बताया गया था। तो क्या कहता है, कौन सा अंतर दोनों में समान रूप से मतलब मौजूद है, कौन सी विशेषता है? एक ही नागरिकता है। नहीं भाई, अमेरिका में क्या है, राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग होती है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये समानता नहीं है। संविधान की 3 अनुसूचियां हैं। न्यायपालिका की द्वैवैधता है। तो न्यायपालिका की द्वैवैधता, हाँ भाई, यहाँ पर देखेंगे तो संघीय न्यायालय भी है हमारे यहाँ पर, और राज्य स्तर पर भी क्या होता है, न्यायालय होता है। तो ये भी आपका नहीं होगा। संविधान की 3 सूचियां हैं। तो संविधान की 3 सूचियां, समवर्ती सूची, राज सूची, ये जो है होती हैं। यही क्या है, ये 3 सूचियां हैं। तो ये जो है अलग अलग हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। लेकिन इसका जो सही जवाब है आपका डी नंबर का सही जवाब है कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये जो है अमेरिका में नहीं है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय नहीं है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। और हमारे भारत में क्या कर सकता है, हाई कोर्ट भी तो क्या कर सकता है, संविधान कानून की समीक्षा कर लेता है, और सुप्रीम कोर्ट भी कर लेता है। यहाँ पर केवल परिसंघीय न्यायालय जो है अमेरिका में है, और भारत में ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ध्यान रखिएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था भारत की कहाँ, किस देश के संविधान से ली गई है, कनाडा से ली गई है। आपसे जब लेने की बात की जाए ना, तो भारत के संविधान का 2/3 भाग कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के कानून से ले लिया गया है। ठीक है। इसके बाद जो है हमने अमेरिका से बहुत सारे प्रावधान लिए हैं। अमेरिका से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिए हैं, राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान लिए हैं, न्यायालय संबंधी प्रावधान लिए हैं। यहाँ से बात करें तो मुख्यतः हमने जो यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन कहते हैं, यहाँ से हमने नागरिकता संबंधी प्रावधान लिया है। क्या लिया है, नागरिकता संबंधी प्रावधान। और बात करें मुख्य रूप से पूरी की पूरी संसद जो है कहाँ से ली हुई है, ब्रिटेन से ली हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मुख्यतः मौलिक अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान लिया गया है, उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान लिया गया है, न्यायालय संबंधी जो है, जो न्यायिक स्वतंत्रता होती है, वहाँ से संबंधित भी प्रावधान लिए गए हैं। आयरलैंड से जो है हमने क्या लिया हुआ, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, DPSP कहा दिया जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहाँ से ली हुई है, आयरलैंड से ली हुई है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है 6वें नंबर का कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची आई हुई है, ये कहाँ से ली गई। तो समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, ऐसे विषय, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की जो कौन सी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, संविधान में कुल जो हैं 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 में से जो 7वीं अनुसूची है, उसमें क्या किया गया है, जो कानून बनाने के लिए यानी कि शासन करने के लिए विषय हैं, उन विषयों क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। और इसके तहत 3 प्रकार के विषय बनाए गए हैं। एक बनाई गई है संघ सूची के विषय, और एक बनाए गए हैं राज्य सूची के विषय, और एक बनाए गए हैं समवर्ती
सूची के विषय। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संघ सरकार को होगा, भारत सरकार को होगा। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को होगा, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने को अधिकार क्या होगा? इन दोनों को होगा। दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र के कानून को क्या दी जाएगी? वरीयता दी जाएगी। तो ये क्या थी? समवर्ती सूची थी। और समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहाँ से ली हुई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही हमने क्या लिया हुआ है? प्रस्तावना का दर्शन भी लिया हुआ था। यहाँ से जो है संसद ली हुई है, यहाँ से जो है मौलिक अधिकार, न्यायालय संबंधी प्रावधान, यहाँ से जो है हमने संघीय शासन लिया हुआ कनाडा से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ये हुए थे आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से हमने 2 प्रावधान लिए थे। एक प्रावधान लिया कौन सा? DPSP, जिसे हम नीति निर्देशकत्व कहते हैं, और दूसरा हमने लिया है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य का प्रावधान, जो क्या करते हैं राज्यसभा में अभी जो क्या कर रहे हैं, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और ये वही पे लिखा हुआ है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, और ये जो 12 सदस्य हैं ना, तो कोई ऐसे नहीं लिए जाते हैं, तो बहुत अनुभवी लोग लिए जाते हैं। जैसे कई बार सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में संसद बनाया गया है, कई बार जया बच्चन जो अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं उनको बनाया गया है, और जो एंग्लो इंडियन भी कई बार बन जाते हैं। तो जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, कई बार साहित्य के लोगों को क्या किया जाता है वहाँ पर शामिल कर लिया जाता है, कहीं खेल के, कहीं कला के। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है क्या है? 83 है, वो बताता है कि कौन से सदस्य मनोनीत होंगे। उसमें बताया गया है कि खेल, कला, विज्ञान, इन क्षेत्रों में विशिष्ट अनुभव वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है? आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कहाँ दिए हुए हैं? भाग 4 में दिए हुए हैं, और अनुच्छेद 12 से लगा कर के अनुच्छेद 35 तक के मध्य में दिए हुए हैं। और यह प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, यानी कि USA के संविधान से लिया हुआ है। सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से प्रेरित है। क्या है? ये तो व्याख्या पढ़ दी मैंने। निम्नलिखित में से लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, लिखित संविधान का प्रावधान जो है अमेरिका में जो है सबसे पहली बार बनाया गया था। ब्रिटेन का संविधान अभी भी क्या है? परंपराओं पर चलता है, वहाँ पर जो है लिखित संविधान नहीं है। तो वहाँ का जो है देश परंपराओं पर चलता है, जो मान्यता रहती है। और लिखित संविधान पूछे दुनिया का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान किस देश का है? तो क्या कहेंगे कि भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत का संविधान। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारा पॉलिटी विषय के अंतर्गत अंतिम प्रश्न है। फिर हम देखेंगे इतिहास के प्रश्न देखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि कथन दिया हुआ है, क्या है? एक दिया हुआ है कथन, और कथन में क्या है? भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा दुनिया का संविधान है। इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, लगभग 22 भाग हैं। मूल संविधान में बात कर रहा हूँ, वर्तमान में 22 भाग हैं, और 395 मूल रूप से अनुच्छेद थे। वर्तमान में 450 तक अनुच्छेद हो गए हैं। तो इतना बड़ा संविधान है, इतना किसी देश में नहीं है। तो ये बात सही है। कारण कहता है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ये बात भी सही है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय जो है अमेरिका संविधान से लिया गया है। तो ये भी बात सही है, लेकिन वही ऐसा थोड़ी ना है कि ये संविधान इसलिए लंबा हो गया है कि हमने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए इसलिए लंबा हो गया है। ये कारण नहीं है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन के अनुरूप नहीं है, यानी कि व्याख्या नहीं करता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का संविधान लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि भाई साहब इसी में देखोगे ना, तो केंद्र सरकार के सभी प्रावधान हैं, विदेश नीति भी इसी में हो गई, और राज्य सरकार के पूरे प्रावधान हैं। दोहरे स्तर पर सरकारें हैं तो उनके प्रावधान जोड़े जाएंगे। फिर हमारे यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, वो भी संविधान में ही उल्लिखित हैं, चाहे UPSC हो, MPPSC हो, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो क्या हो, क्या बोलते हैं भाई, SC आयोग हो, ST आयोग हो, OBC आयोग हो, या फिर पर्यावरण न्यायाधिकरण हो। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, तो आयोग भी इसी में दिए गए हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो। इसके बाद हम देखेंगे
तो संविधान में जो है, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो क्या है, काफ़ी लचीली है। कई बार जो है संसद में थोड़ा सा बहुमत हुआ ना अगर सत्ता पक्ष का, तो वो पता नहीं कितने संशोधन कर डालती है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या बनाता है। इसके अलावा जो है भारत में जो है क्या है, विविधता है। क्या है, विविधता है। विविधता, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, धर्म हैं, लोग हैं, पर्यावरण है, वन है। तो विविधता के कारण इन्हें जो संरक्षण दिया गया है वो किसके माध्यम से दिया गया है, संविधान के माध्यम से ही दिया गया है। तो भाई संविधान में सब कुछ लिखोगे तो लंबा तो हो ही जाएगा ना, तो इसलिए लंबा है। अगर मेंस में प्रश्न आता है, मैं बता दिया है यहाँ पर क्या कारण है कि भारत के संविधान लंबा है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये 10 प्रश्न हो गए हमारे पॉलिटी विषय के। चलिए अब हम इतिहास विषय के प्रश्न देखते हैं और इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। समझ ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, आई होप आप ये समझ में आ जाए, बहुत अच्छा है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। देखिए वर्ण का मतलब क्या होता था, समझिएगा। कई बार जो है इसका भाव अलग समझा देते हैं लोग, लेकिन मेंस में कभी आएगा ये टॉपिक में गहराई से समझाऊंगा। वर्ण शब्द जो है विराट धातु से बना हुआ है। क्या बना हुआ है, विराट धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है वर्ण करना। क्या करना, वर्ण करना। वर्ण करना मतलब चयन करना। क्या करना, वर्ण करना यानी कि चयन करना। क्या चयन करना, अपने कर्म का चयन करना। क्या करना, अपने कर्म का चयन करना। और कर्म जैसे ही आप चयन कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ण डिसाइड हो जाएगा। आपने पूजा का कर्म प्रारंभ कर लिया, पढ़ने का कर्म प्रारंभ कर लिया, आप क्या बन गए, पंडित बन गए। क्या बन गए, आप पंडित बन गए। ठीक, इसी प्रकार से आपने लड़ाई झगड़ा, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं मतलब रक्षा का दायित्व संभाल लिया, तलवार चलाना सीख गए, तो आप क्या बन गए, क्षत्रिय बन गए। तो चूंकि जो कार्य सरल होता था अपने अपने हिसाब से वो लोग क्या कर लेते थे, डिसाइड कर लेते थे। तो ध्यान रखिएगा, कई बार इंटरव्यू में शायद पूछ ले कि क्या वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। नहीं भाई साहब, ये मूल रूप से वर्ण व्यवस्था जो थी आर्थिक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी। क्यों, सभी लोग क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था का संचालन होगा, सभी को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। आज क्यों घूम रहे हैं भाई, आज नौकरी के लिए देखो ना, आज नहीं कोई वर्ण व्यवस्था देखता है किस वर्ण का, चाहे वो चपरासी का फॉर्म निकले, चाहे वो क्या निकले, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी निकले, तो हर कोई क्या कर देता है, CST OBC हर कोई फॉर्म डाल देता है। तो आज भी तो वर्ण व्यवस्था है। देखो अगर इसे अच्छे से समझोगे तो आज भी वर्ण व्यवस्था है। एक IAS अधिकारी का क्या होता है, एक अलग लेवल होता है, और एक रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी का क्या होता है, अलग लेवल होता है। इसकी बहुत इज्जत होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो वर्ण था वो श्रेष्ठ वर्ण था। वर्ण मतलब कर्म, तो श्रेष्ठ कर्म था। अब श्रेष्ठ कर्म को श्रेष्ठ परिणाम मिल गया, तो अब रेलवे ग्रुप डी की इससे तुलना कर सकते हो क्या, जो यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, तो एक आर्थिक व्यवस्था है जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम करते हैं, उसी से क्या होती है, अर्थव्यवस्था चलती है। हालांकि वो बात अलग है, अभी मैं आगे चल करके बताऊंगा उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से धार्मिक कृतियों ने अपना अंत स्वरूप लिया है, और इसमें जो क्या है स्वरूप में बदलाव हुआ है, और इसे क्या कर दिया गया, जाति व्यवस्था के रूप में तब्दील कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था मूल रूप से जन्म आधारित नहीं थी, कैसी थी, कर्म आधारित थी। जब तक ये कर्म आधारित थी तब तक ये सही थी, लेकिन जाति आधारित फिर क्या हो गया, इसे बंद कर दिया गया। कारण क्या है बताएंगे। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कहाँ पर, इतना गहराई से बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं फटाफट चलूँगा उत्तर बताने के लिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन मिलता है, 10वें मंडल में, 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। कौन सा सूक्त है, पुरुष सूक्त। और उस पुरुष सूक्त में क्या है, एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। क्या की गई है, विराट पुरुष की कल्पना की गई है, और उससे बताया गया है कि 4 जो है वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, किसके किस किस हिस्से से क्या उत्पत्ति हुआ है। लेकिन ये उसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि जिसका उत्पत्ति भुजा से हुई है वह जो है महान है, जिसकी उत्पत्ति छाती से हुई है वो महान है, जिसकी उत्पत्ति पैरों से हुई है वो नीच है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तो क्या है, संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है, जो क्या है, जो अन्यथा आप समझते हैं कि पैर जो है नीचे है तो इसलिए क्या है, छोटा है, इसलिए नीच है वो। भाई एक बार पैर काट कर देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार शरीर के सभी हिस्सों का महत्व है उसी प्रकार से सभी वर्णों का भी महत्व है। इस प्रकार की कल्पना के माध्यम से वहाँ पर वो चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन क्या होते हैं कि सत्य एक होते हैं, विप्र बहुधा वदंती, जो क्या होता है, सत्य एक होता है लेकिन ज्ञानी अलग अलग होते हैं। अपने अपने स्थान समय और काल के आधार पर उसकी क्या कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, और उसमें क्या है, द्वेष पैदा कर देते हैं। किस ग्रंथ में, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऋग्वेद यहाँ पर सही हो जाएगा। ऋग्वेद की बात की जाए सबसे प्राचीन वेद है, ध्यान रखिएगा। और ये जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको क्या कहा जाता है, त्रयी कहा जाता है। वेद
मैत्रेयी कहा जाता है। सामवेद अर्थवेद जो है ये बाद में सबसे लिखा गया था, सबसे पुराना वेद है, यानी कि सबसे नवीनतम वेद है, यानी कि क्या है, सबसे बाद में लिखा गया, नवीनतम उत्तर वैदिक काल में, ये जो है पूर्व वैदिक काल में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का प्रयोग हुआ है। तो ये जो है अथर्ववेद में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हर समस्या का समाधान है अथर्ववेद में। अथर्वा ऋषि के नाम पर है, ये सबसे बाद में लिखा गया था, इसलिए इसे नवीनतम वेद कहते हैं। अथर्वा ऋषि के नाम पर ये जो है वेद का नामकरण किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। अथर्ववेद को जो है ये जनता में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। क्यों? क्योंकि इंसान कर्म नहीं करना चाहता। क्या? इंसान कर्म नहीं करना चाहता, सिर्फ परिणाम चाहता है। तो वो 5 रुपये का क्या करवा लीजिए, मंत्र मारवा लीजिए, और इससे क्या है आपकी खेती क्या है बहुत ज़्यादा उत्पादन करेगी। तो ये जो है लालची इंसानों की प्रवृत्ति हो गई, और जो है हर कोई बिना काम किए जो है अधिक परिणाम प्राप्त करने की चाह रखने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, इसलिए इसे लोकप्रिय वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में सभा व समिति नाम की जो संस्थाएं होती थीं, इन्हें क्या कहा गया है, प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजापति। प्रजापति कौन थे? प्रजा के पति यानी कि भगवान, उनकी पुत्रियां कहा गया है सभा समिति को। मतलब क्या है कि जो सभा और समिति दो राजनीतिक संस्थाएं होती थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। ये प्रश्न MPPSC 2025 में पूछा गया है। ठीक है, अगली प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास में कुछ ज़्यादा तो व्याख्या नहीं बता रहा हूँ, पहले की सच्चाई तो यही है, क्या है कि सच बोल देते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति का नाम ना होकर के क्या है, एक किताब का नाम है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, ध्यान रखिए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखे गए थे? वेद लिखे गए। वेदों के नीचे क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ। फिर क्या लिखे गए? फिर जो है आपके ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में आपके उपनिषद लिखे गए। उपनिषद, उपनिषद ये सबसे बाद में लिखे गए थे। ठीक है, सॉरी, अभी तो इनके पहले में क्या आएंगे? पुराण आएंगे। क्या आएंगे? पुराण आएंगे। पुराण आएंगे। तो इस प्रकार से लिखे गए थे। सत्य जो है इसमें निहित है। शाश्वत सत्य किसमें है? जो सनातन धर्म का सत्य है वो वेदों में निहित है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? वेदों को समझने के लिए सही तरीके से कहानियाँ बनाई गई थी। छोटे में इसमें टीका टिप्पणी की गई थी कि ऐसा नहीं, ऐसा है, फलाना ढिमकाना है, तो टीका टिप्पणी के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ थे। और पुराण जो थे इसमें भाषा कठिन लिखी हुई थी वेदों में। तो पुराण क्या है? कहानियाँ हैं। और कहानियाँ सच नहीं होती, लेकिन कहानी ये किस लिए बनाई गई थी? वेदों का ज्ञान फैलाने के लिए। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई उदाहरण दूंगा, चित्र बना करके ऐसा उदाहरण दे दूंगा कि भाई मुझे कुछ समझाना है, तो ऐसे चित्र बना करके दे दूंगा। फिर मैं कहूँगा ये भैंस चराता था वहाँ से, तो कोई चीज़ समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, तो वही क्या बन गई? कहानियाँ बन गई। लेकिन अगर मैं सत्य को समझाने के लिए इसका उदाहरण दे देता हूँ, लेकिन ये तो सत्य नहीं है ना, लोगों ने क्या बना लिया? इन्हीं को सत्य बना लिया। और जो पुराणों में कहानियाँ प्रचलित हैं, अब कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, आपने देखा होगा, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सभी प्रकार के पुराण हैं। तो इनकी जो कहानियाँ हैं, लोगों ने इन्हीं को क्या बना लिया? सत्य बना लिया, और उसी को क्या मान लिया? असली धर्म बना लिया। तो आप वास्तविकता को समझिएगा, लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं जो पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर जो है इनमें जो है हमारा जो देश है, लोग हैं, सभी लोग उलझे हुए हैं। और ये जो है अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं या वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यकीन मानिए उपनिषद पढ़ लीजिएगा। उपनिषदों की रचना सबसे अंत में की गई थी, इसलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है? वेदांत कह दिया जाता है, जो वेदों के सबसे अंत में लिखे गए थे। और वेदांतों की संख्या कितनी है? कितने उपनिषद हैं? 18। 18 हैं। 106 उपनिषद हैं। 4 वेद, 6 पुराण, 106 जो है उपनिषद हैं। इनमें आपने देखा होगा एक जो सत्यमेव जयते भारत के उसमें लिखा रहता है, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अभी उपनिषदों की बात करेंगे। तो हम यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे? एक प्रकार की टीका टिप्पणी होती थी। किस पर? वेदों पर। क्या कह रहा है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो हर वेद के क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, क्या ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी, ये दो किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा। गोपथ ब्राह्मण ये किसका है? ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये किसका है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण किसका है? ये यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है, तैत्तिरीय शतपथ है, ये भी शायद पर यजुर्वेद का ही है। और तांडय जो है, तांडय हो गया, पंचविश हो गया,
ये किसके ब्राह्मण हैं? ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसके हैं? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। टाइम तो लग ही जाता है भाई समझाने में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाज से नहीं, संहिता जो है इसे शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है क्या यजुर्वेद, तो पहली बात समझिएगा किससे संबंधित है? यह यज्ञ विधि विधानों से संबंधित है, ठीक है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक है आपका शतपथ और तैत्तिरीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण पक्ष के हिसाब से हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही क्या कहा जाता है? बाज से नहीं संहिता कहा जाता है। ध्यान रखना ये किस में लिखी गई है? गद्य खंड में लिखी गई है। शायद भर एक विशेष फैक्ट है यहाँ पर, सभी जो है पद्य में लिखे हुए हैं, ये बस है जो गद्य में लिखी गई है, ठीक है। तो ये मैत्राणी, तैत्तिरीय, काठक ये भी क्या है? यजुर्वेद की ही है, लेकिन ये कृष्ण के भाग हैं। और जो वात्स्ययनी संहिता है किसका? शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपका 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आपसे पूछे 7वां मंडल किसको समर्पित है? तो 7वें मंडल में आपका जो 10 राज युद्ध के बारे में प्राचीन काल में हुआ था, 10 राज युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? 7वें मंडल से। 8वां मंडल, 10वां मंडल जो है आपका जो चारों वर्ण की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? यहीं से मिलती है आपके 10वें मंडल से। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का पूछे तो क्या है? ये सबसे प्राचीन वेद है। ध्यान रखना इसमें जो है देवी देवताओं की स्तुतियों के लिए जो भी पंक्तियाँ गाई जाती हैं, मंत्र गाए जाते हैं, उनका उल्लेख है। इसका उपवेद अगर आपसे पूछ ले ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। आपसे पूछ ले ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो आप क्या बताएंगे? शतपथ है। एक क्या आपका कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी क्या है? इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इस तरह से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो देखिए लोहा के साक्ष्य छाप से पूछ रहा है, तो लोहा के साक्ष्य भारत में ध्यान रखिएगा कब खोजे गए थे? 1000 ईसा पूर्व में खोजे गए थे। कब खोजे गए थे? 1000 ईसा पूर्व में खोजे गए थे। ये समय जो है उत्तर वैदिक काल का है, तो लेटर वैदिक एम्पायर कल्चर का है। उत्तर वैदिक काल का समय है। 1000 ईसा पूर्व में कहाँ से खोजे गए थे? उत्तर प्रदेश में खोजे गए थे। उत्तर प्रदेश में कहाँ से खोजे गए थे? एटा जिला से खोजे गए थे। और एटा जिले में एक स्थान है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। क्या नाम है? अतरंजी खेड़ा। यहाँ से जो है लोहा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन तो ये नहीं दिख रहा है, तो ये है आपका अतरंजी खेड़ा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जो हमारी आत्मा है, दर्शन शास्त्र में ऐसा माना गया है कि ईश्वर के अंश से ही ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्ममेव जीवो नापरहा, यानी कि जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, उसी का क्या है? अंश है। ये अंश अगर पुनः इसी में मिल जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। और मोक्ष क्या है? एक भारतीय धर्म परंपरा में परम पुरुषार्थ है। क्या है? परम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब होता है लक्ष्य। और भारत में जो है प्रत्येक व्यक्ति के 4 लक्ष्य होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष जो है परम लक्ष्य है। तो इसकी चर्चा कहाँ पर मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। अभी हम बात करेंगे दर्शन शास्त्र में, जब पेपर 4 में पहुँचेंगे मेंस में बातें होंगी, लेकिन अभी प्री में भी बात करेंगे, वहाँ पर दर्शन शास्त्र अलग से विषय है, थोड़ा सा सरल दर्शन। तो भारत में जो कितने दर्शन हुए हैं? 6 दर्शन हुए, उन्हीं में बात करेंगे। भारत में जो है क्या है? 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन में से एक दर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? वेदांत दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत दर्शन। और उसी वेदांत दर्शन का, वेदांत को ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 106 है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठना, समीप बैठना। तो इनका ज्ञान जो है गुरु के समीप बैठकर दिया जाता था जंगलों में, इसलिए इसका ये अर्थ हो गया। उपनिषद जो है बहुत सारे हैं, 106 हैं। अगर पूछे भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय
दर्शन का जनक किसे कहते हैं? तो उपनिषदों को जो है भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक क्या है? उपनिषद है। तो नचिकेता आख्यान, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है यम। कौन? यम है हम, ऐसा सुना होगा ना कहीं। ये हो जाएगा यम, यम मतलब यमराज। और एक व्यक्ति है, छोटा सा बालक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है नचिकेता। क्या नाम है? नचिकेता। और नचिकेता क्या है? एक ब्राह्मण का पुत्र है। नचिकेता किसका पुत्र है? एक ब्राह्मण का पुत्र है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके पिताजी हो जाएंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। तो एक दिन ये पिताजी क्या कर रहे थे? दान कर रहे थे। दान कर रहे थे तो इस बच्चे ने पूछ लिया कि बापू सब कुछ दान कर दोगे क्या? तो उसने क्या कहा? हाँ मैं सब कुछ दान कर दूंगा। पहले तो मतलब 2-3 बार सुना नहीं, तो फिर बच्चे ने गुस्से से पूछ लिया कि सब कुछ दान कर दोगे का? तो इसने क्या कहा कि हाँ मैं तुझे भी दान कर दूंगा, यानी कि बेटे को भी दान कर दूंगा। और कहता है ठीक है, तो मैं जाता हूँ यमराज के पास में, मेरा दान हो गया। तो फिर ये जीवन और मरण के जाके यमराज के पास में पहुँचते हैं। कौन? आपके ये व्यक्ति कौन? नचिकेता जिसका नाम था। और गेट पर जो है खड़े हो जाते हैं। बहुत होशियार था बालक, तो गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया। ये कहानी के अनुसार बता रहा हूँ। तो 3 प्रश्न पूछे गए, उनके बाद जो है ये अंदर चले गए। और फिर यमराज से क्या होता है? इनकी वार्ता होती है। वार्ता में ये व्यक्ति नचिकेता यमराज से पूछता है कि जीवन क्या है? जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? जीवन में सुख क्या है? जीवन में दुख क्या है? किसकी मृत्यु भयानक होती है, किसकी मृत्यु सुखद होती है, स्वर्ग नरक क्या है? ऐसे जो है जीवन से संबंधित दुनिया के प्रश्न पूछता है। तो यमराज इनका बताते हैं। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो एक कहानी मैंने इसकी बनाई हुई थी, इसी चैनल पर जो है आपको मिल जाएगी, देखना। अगर होगी, डिलीट नहीं हो गई होगी क्योंकि मैंने की हुई थी इससे, तो अगर होगी तो इसकी मैं कहानी पूरी की पूरी ये उपनिषद का बनाया हुआ था। ये आख्यान को, तो नचिकेता आख्यान बहुत है। यम और नचिकेता संवाद भी इसे कह देते हैं। और इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? हमें कठोपनिषद में मिलती है। कई उपनिषद हैं, उनमें से एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसमें जानकारी मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद है। तो पूछे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगली बात करते हैं, वैदिक नदी अस्किनी। जो वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किन नदियों से की जाती है? तो अस्किनी जो है चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। व्यास को जो है क्या कहा जाता था? विपाशा कहा जाता था। रावी को क्या कहते थे? परुष्णी कहते थे। रावी नदी को क्या कहा जाता था? परुष्णी कहा जाता था। झेलम का जो है प्राचीन नाम जो क्या कहते थे? वितस्ता। इसे वितस्ता कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना। ये सभी की सभी क्या हैं? सिंधु की जो है सहायक नदियां हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, सतलज जो होती थी, सतलज को क्या कहते थे? सतुद्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सतलज को सतुद्री कहा जाता था। कुभा और क्रुमु ऐसे कुछ नाम मिलता है। ये दोनों नदियाँ जो है अफगानिस्तान साइड से भारत में आती थी, ब्रह्मर्षि प्रदेश में। इनका भी नाम आ चुका है एक बार पेपर में। अगली बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का हमारा कि महाभारत काल में महानदी का नाम क्या मिलता है? तो जो महाभारत काल हुआ करता था उसमें महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। और यह नदी जो है छत्तीसगढ़ से निकल करके कहाँ? उड़ीसा जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी पर जो है हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध, जो कि क्या है? सबसे लंबा बांध है भारत का, 1 किलोमीटर तक लंबा है। महाभारत से प्रश्न आता है, किसकी रचना किसने की हुई थी? वेद व्यास ने की हुई थी। और इसे शुरुआत में क्या कहा जाता था? जय कहा जाता था। जय का मतलब क्या होता है? जीतने वाला युद्ध है। और फिर बाद में इसे क्या कहा गया? जय संहिता कहा गया। जय संहिता कहा गया। कई बार इसे भारतीय संहिता भी कह दिया जाता है। और फिर जो महाभारत बाद में इसका नाम हो गया था, जब इसमें सहस्त्राब्दी श्लोक हो गए थे। अगली बात करते हैं, अब है हमारे पास में मध्य प्रदेश को लेकर के प्रश्न हैं। जो एमपी जीके के हम 10 प्रश्न करते हैं वो हैं, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विंध्याचल की पहाड़ियों का भाग नहीं है?
तो दोस्तों बात करें विंध्याचल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में जो है कई जगह पर फैली हुई हैं। क्या विंध्याचल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में जो है जगह जगह पर फैली हुई हैं। उन्हीं में से आपसे पूछता है कि कौन सा जो है उसका भाग नहीं है। गलत बन गया क्या मैप? चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, संकेत है आपके लिए कि ऐसा ही मैप बना देना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं 100% अपने। तो विंध्याचल की पहाड़ी एक इस प्रकार से है, इसे कहते हैं विंध्य पहाड़ी। एक हिस्सा इस प्रकार से है, इसे क्या कहते हैं? कैमूर श्रेणी कहते हैं। और एक हिस्सा जो है इस प्रकार से है, इस प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पर ये ग्वालियर तक भी जाता है। गोपाचल पर्वत का आपने नाम सुना होगा, तो वो विंध्याचल का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से ये है। तो ये ऊपर जो है भांडेर श्रेणी है, नीचे कैमूर श्रेणी है और यहाँ पर विंध्य श्रेणी है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? विंध्याचल पर्वत है। अब इसे कौन सा कहता है भाग नहीं है? तो ध्यान रखना, ये असरफी की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? मांडू जिला में पड़ती, धार जिला में मांडू में पड़ती हैं। और इसके ऊपर कौन सा महल स्थित है? असरफी महल जो है यहीं पर बना हुआ है, असरफी महल। लेकिन कहता है कौन भाग नहीं है? तो ये विंध्याचल का भाग है। वांचू पॉइंट जाना पाव पहाड़ी पर का सबसे ऊंची जो जहाँ से ये जाना पाव पहाड़ी पर स्थित है। और वांचू पॉइंट से क्या निकलती है? आपकी चंबल नदी निकलती है जाना पाव पहाड़ी के अंतर्गत। सलकनपुर पहाड़ी ये आपकी सीहोर जिला में स्थित है। यहाँ पर जो है बीजासन माता मंदिर स्थित है, बीजासन माता मंदिर। और मथुआर पहाड़ियाँ ये अलग बात है, क्योंकि मथुआर पहाड़ियाँ जो है यह बड़वानी ज़िले में स्थित हैं। किसमें? बड़वानी ज़िले में। और यह किसका? राजपीपला श्रेणी का भाग है। किसका है? राजपीपला श्रेणी का हिस्सा है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, सद्भावना पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो सद्भावना जो पर्वत चोटी है ये आपका भांडेर श्रेणी पर स्थित है। किस में स्थित है? भांडेर। तो क्या जस्ट मिनट रुकिएगा, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये भांडेर श्रेणी पर ही स्थित है। और भांडेर श्रेणी जो है, भांडेर श्रेणी के अंतर्गत ये मान लीजिएगा आपकी विंध्याचल श्रेणी है, ये आपकी क्या है? भांडेर श्रेणी है। ये आपकी कौन सी है? ये कैमूर श्रेणी है। तो यहाँ पर जो है एक चोटी स्थित है और इसी चोटी का नाम क्या है? सद्भावना नाम है। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? दमोह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे जो ये चोटी है इसे क्या कह देते हैं? गुडविल भी कहा जाता है। गुडविल, गुडविल का हिंदी अनुवाद ही होता है भाई सद्भावना। गुडविल इंग्लिश वर्ड है। और इसी को कालू मार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कालू मार भी कह दिया जाता है। तो ये सभी नाम हैं। कैमूर श्रेणी आपकी सीमेंट कारखानों के लिए काफ़ी जानी जाती है। विंध्याचल श्रेणी भी हो गई। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी धूपगढ़ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यमुना, जमुना नहीं भाई, यमुना है, यमुना, यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक कार्य कौन करता है? तो देखेंगे यमुना और सोन के मध्य में जो है कैमूर श्रेणी क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? विंध्याचल। और ये हो जाएगी भांडेर। और ये हो जाएगी आपकी कैमूर श्रेणी। और यहाँ से इस प्रकार से ये बीच में कैमूर श्रेणी आ जाती है। इधर से यमुना नदी आती है, इधर से इस प्रकार से यमुना आती है, इधर से सोन जाती है। तो दोनों क्या होती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। तो किसकी वजह से? कैमूर श्रेणी की वजह से। राजपीपला श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है? तो अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ये जो है दक्षिण में यह श्रृंखला विस्तृत है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में इस प्रकार से, मैप पर ज़्यादा मत जाइएगा। ये चोटी है, ये वाली जो पर्वत श्रेणी है इसे क्या कहते थे हैं हम? इसी को क्या कहते हैं? राजपीपला श्रेणी कहा जाता है।
एक तो सबसे इसकी ऊंची चोटी को लेकर के बार बार प्रश्न आता है। इसका विस्तार जो है बड़वानी ज़िले से लेकर के, कहाँ से, बड़वानी से लेकर के बुरहानपुर ज़िले तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? राजपीपला श्रेणी का। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है चूलागिरी, जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 1215 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। यह जो है चोटी बड़वानी ज़िले में स्थित है। राजपीपला श्रेणी का कुछ हिस्सा गुजरात में भी पाया जाता है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह सतपुड़ा श्रेणी क्या है? पश्चिमी भाग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विस्तार पूछा गया है तो बड़वानी से बुरहानपुर तक आपका जो है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, कालीभीत की पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के किस उपविभाग का हिस्सा हैं? तो कालीभीत की श्रेणियाँ ध्यान रखिएगा, ये महादेव श्रेणी का हिस्सा है। कौन सी श्रेणी का है? महादेव श्रेणी का हिस्सा है। और कालीभीत की पहाड़ियों से क्या होता है आपका, ये जो महादेव श्रेणी है इसमें कई पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि ग्वालीगढ़ की पहाड़ी तो बड़ा उसमें हो जाएगी राजपीपला में। कालीभीत की पहाड़ियाँ, मुल्ताई पहाड़ी, ये किस जिला में पड़ती हैं? ये बैतूल जिला में पड़ती हैं। कालीभीत की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? बैतूल जिला में पड़ती हैं और महादेव श्रेणी का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत के 3 भाग हैं, ये राजपीपला श्रेणी हो जाएगी, मध्य में हो जाएगी सतपुड़ा श्रेणी और पूर्व में हो जाएगी क्या? मैकाल श्रेणी। ठीक है, इसकी सबसे ऊँची चोटी क्या हो जाएगी? चूलागिरी। मध्य वाली की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? धूपगढ़। और पूर्व वाली की क्या हो जाएगी? अमरकंटक हो जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मध्य प्रदेश है वो मध्य सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन क्या है? गलत है। मध्य सतपुड़ा के तो 3 भाग हैं, एक है आपका पश्चिमी सतपुड़ा, एक है पूर्वी सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा और एक है पूर्वी सतपुड़ा। तो पूर्वी सतपुड़ा जैसे मैकाल श्रेणी कहते हैं, इसे महादेव श्रेणी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? राजपीपला श्रेणी कहते हैं। तो क्या पूछता है? कौन सा गलत नहीं है? इस भाषा का सही मतलब समझो। कौन सा गलत नहीं है यानी कि कौन सा कथन सही है, ऐसा कह रहा है। कौन सा गलत नहीं है मतलब कि सही है। इसका विस्तार खंडवा से सिवनी तक है, मध्य सतपुड़ा का। तो मध्य सतपुड़ा हो सकता है भाई कहाँ तक हो? खंडवा। खंडवा से क्या होगा भाई? बुरहानपुर से शुरू होगी, क्योंकि बुरहानपुर में इसका अंत होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका विस्तार कहाँ से हो जाएगा? बुरहानपुर से लगा करके सिवनी तक होगा, सिवनी तक होगा। देखते हैं अभी, बाद में पता चल जाएगा कौन सही कौन गलत है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ी ताप्ती नदी के उत्तर में है, ये बात गलत है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ जो है ताप्ती नदी के उत्तर में हैं, तो ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य सतपुड़ा में पड़ती ही नहीं हैं। ठीक है, तो ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ अलग हैं, इधर पड़ जाती हैं। महादेव श्रेणी ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? इसका विस्तार खंडवा से सिवनी तक है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ ताप्ती नदी के उत्तर में स्थित है। महादेव श्रेणी जो है ताप्ती नदी के दक्षिण में है। इस भाग का निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, यहाँ पर जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ पर बात करें आर्कियन युग की चट्टानें मिलती हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएंगी आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। तो आपका यही वाला जो है सही हो जाना चाहिए। खंडवा से सिवनी तक जो है सही जा रहा है। 1 सेकंड का क्या देंगे आप? समय देंगे। खंडवा से सिवनी तक है, यही बात आपकी क्या है? सही है। ठीक है, तो इसका विस्तार खंडवा से सिवनी तक। यहाँ पर बीच में क्या पड़ता है? बुरहानपुर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बुरहानपुर दर्रा भी है। क्या है? दर्रा। तो जिला पूरा यहीं पर खपत हो जाता है। दक्षिण के से प्रवेश द्वार कह देते हैं। अगली बात है, अमरकंटक चोटी की ऊंचाई बताइएगा। तो 1067 मीटर जो है अमरकंटक चोटी की ऊंचाई है और यह किस जिला में स्थित है? अनूपपुर जिला में स्थित है। और यह एक जो है कई नदियों का उद्गम स्थान है। यह एक क्या है? महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इस चीज़, भोपाल शहर जिन 5 पहाड़ियों पर स्थित है उनका कौन शामिल नहीं है? तो भोपाल शहर जिन 5 पहाड़ियों पर स्थित है तो वो पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? एक है आपकी श्यामला हिल्स, कौन सी है? एक है आपकी श्यामला हिल्स, दूसरी है आपकी अरेरा हिल्स, एक है आपकी ईदगाह हिल्स, ईदगाह हिल्स, एक है आपकी न्योरी हिल्स, ईदगाह हिल्स, न्योरी हिल्स और एक है आपकी
कटारा हिल्स। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 हो गई। कहता है कौन उसमें शामिल नहीं है? तो भाई ईदगाह हिल्स है, कटारा हिल्स है, न्योरी हिल्स, नारो हिल्स, ये शामिल नहीं है। तो सही जवाब बी हो जाएगा। ये कहाँ पर है? सतना ज़िले में स्थित है और ये है बायोडाइवर्सिटी के लिए विख्यात है और ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से सूचित किया गया नारो हिल्स को। अगली बात करते हैं, लांजी हिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बालाघाट में स्थित है और इसी पहाड़ी के ऊपर एक किला भी स्थित है। ये प्रश्न एक बार पूछ चुका है कि लांजी का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये बालाघाट में ही स्थित है। भीमबेटका किस श्रेणी से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा भीमबेटका जो है विंध्याचल श्रेणी से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण है भीमबेटका, ध्यान रखिएगा हमेशा। जब भी बात है मैं इतना ही रटाऊँगा। आपसे पूछे इसकी खोज जो है कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? 1857, 1857 नहीं कि 1957 होगा। तो इसकी खोज कब की गई थी? 1957 में की गई थी। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था? भीम के नाम पर हुआ था। ये क्या है भाई? प्राग ऐतिहासिक स्थल है। क्या है? प्राग ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ से क्या पाए हुए हैं? जो है उस समय के चित्र पाए गए हैं, भित्ति चित्र। आपसे पूछे इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। आपसे पूछे इसका महत्व क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्राचीनता की क्या करता है? जानकारी प्रदान करता है। तो इतनी बातें बता देंगे। चलिए ठीक है, भीमबेटका हो गया। तो मुझे लगता है प्रश्न भी हमारे जो है कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से साथियों हमने क्या किया, 10 प्रश्न मैथ रीजनिंग के, 10 प्रश्न पॉलिटी के, 10 प्रश्न हिस्ट्री के, 10% जो है आपके MPG के। तो इस प्रकार से हमने 40 प्रश्न किए, प्लस उसके साथ में हमने कई सारे प्रश्न जो है व्याख्या में कवर किए हुए हैं। तो अगर आप सभी मिला करके प्रश्न देखेंगे तो हर प्रश्न के साथ में मैंने कम से कम 1 या 2 फैक्ट बताए हैं। तो 100 प्रश्न जो है आपकी एक क्लास में कवर होते हैं। 1 महीने तक अगर आप क्लास लेते हैं 3000 फैक्ट आपके पास में हो जाते हैं। 3 महीने लेते हैं आपके पास में 10,000 फैक्ट होंगे। इतने फैक्टों में आपका कोई भी टेस्ट निकल जाए, अच्छी है, इतने में दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आपको जी समझ में आई? तो आप क्या करना है, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं इन्हीं प्रश्न का रात में आप क्या करना है, टेस्ट देना है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जाइए, GS क्विज चैम्पियन ग्रुप सर्च कीजिएगा, चैम्पियन ग्रुप सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको ज्वाइन कर लेना है, या फिर 9691113865 पर क्या करना है, आपको मैसेज डाल देना है व्हाट्सएप पर, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है। चलिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अच्छी लगी हो क्लास।